विवाह। चलो यहाँ देखो, कीप साइलेंस। यहाँ देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट बुक है। बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है हमारे पास मुद्रा, ठीक है। पहला चैप्टर है मुद्रा। का मतलब क्या होता है बताओ? जिसके द्वारा किसी को मुद्रा एक साधन है बस, जिससे आप क्या कर सकते हो, विनिमय का लेन देन कर सकते हो। लेकिन मुद्रा की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है, वो बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले जब मुद्रा नहीं थी तो तब क्या चलता था बताओ? वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जब चलती थी तो भाई साहब क्या हुआ करता था कि उस जमाने में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। विनिमय मतलब लेन देन होता है, यानी एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बार्टर में एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे बता दिया आपने कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का विनिमय करना, लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आने लगी। अरे बात आ गई समझ में? अब कई प्रकार की कठिनाइयाँ मतलब जैसे कि मतलब ये विनिमय करना है ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो काफ़ी मुश्किल होती जा रही थी लेन देन करने में, ठीक है। तो वो कठिनाइयाँ क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ होती है। वो कठिनाइयाँ टोटल कितनी है बेटा? 4। पहली कठिनाई का क्या नाम है? दोहरे संयोग का अभाव। मतलब क्या हुआ कि डबल कोइंसिडेंस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक वस्तु चाहिए तो इसका मतलब बदले में आपको अपनी वस्तु देनी पड़ेगी। तो आपको किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो क्या हो, तो उस वस्तु को लेने के लिए तैयार हो जो आपके पास है, और जो हमें चाहिए वो देने के लिए तैयार हो, वो कहलाता है। तो उसमें ढूंढने में कितनी परेशानी आती थी सर। तो पहली कठिनाई तो ये हो गई। दूसरी कठिनाई क्या है? मूल्य संचय का अभाव। मतलब आप किसी भी वस्तु के मूल्य को अपने आप में सेव नहीं रख सकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे किसी का सब्जी का काम था, खेत खलियान थे, तो दिखती बात है 2 दिन बाद 3 दिन बाद सब्जी क्या हो जाएगी, तो मेरे तो पूरा नुकसान हो गया ना। लेकिन आज के टाइम में क्या कर सकते हो आप? उन्हें बेच के उसको तो अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन उसका मूल्य तो क्या रख सकते हो। और पहले तो मूल्य भी जाता था और वस्तु भी जाती थी। बात आ गई समझ में आपको? तीसरा, मूल्य मापन में कठिनाई। मतलब ये कितनी महंगी है और कितनी सस्ती है। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसे सौदे हो जाते थे जो परफेक्ट पता ही नहीं था कि कितना महंगा हुआ और कितना सस्ता। आज आप कोई भी चीज़ खरीदो 10 रुपए की बोलेगा तो आपको जेब से 10 रुपये देने, लेकिन उस जमाने में कोई एक वस्तु के बदले वस्तु देनी पड़ती थी। तो अब वो किसी को फायदा हो जाता था तो किसी को नुकसान हो जाता था। समझ आ गई बात आपको? उधार लेके करने में कठिनाई। उस जमाने में उधार लेके बहुत कम पॉसिबल थे। क्यों? जैसे भाई बोला कि भाई उधार लेके में हम हमारी गाय दे देंगे और सामने से आप हमें बाजरा मक्की जो भी है वो दे देना। अब हमने बोला कि गाय आज नहीं हम कल देंगे, कल मर गई तो बेटा मसला है ना, समस्या है। कल समस्या हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये वाली चीज़ है। तो आप लोगों को ये कहना है कि उधार लेके पॉसिबल नहीं है। देखिए डेफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली और उसकी 4 कठिनाइयाँ। अरे बात आ गई समझ में आपको? चलो देखो, अब आता है मुद्रा का अर्थ। अभी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुद्रा एक माध्यम है बस लेन देन करने का, लेकिन ये तो मैंने उसका काम बताया, लेकिन मुद्रा की परिभाषा क्या होती है समझना आप सभी, ठीक है। वह वस्तु जो सरकार द्वारा घोषित कर दी गई, वह वस्तु जो सरकार द्वारा घोषित कर दी गई, डिक्लेयर कर दी, ठीक है, डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो और किस लिए करी? ताकि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। और बात आ गई समझ में?
आदि कार्यों के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? मुद्रा कहा जाता है। तो मुद्रा की परिभाषा क्या होती है कि वह वस्तु जो सरकार द्वारा घोषित कर दी गई हो उसे मुद्रा कहते हैं। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? वो वस्तु के वो मुद्रा कहलाती है आपकी। मुद्रा के क्या करने हैं आपको? कार्य बताने। सर कार्य में क्या आएगा? देखना आप सभी, मुद्रा के दो कार्य, एक प्राथमिक कार्य है और एक क्या है? द्वितीयक कार्य। सर प्राथमिक कार्य का मतलब बताओ, ये हेडिंग क्या है और द्वितीयक कार्य क्या है? देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पेंसिल है किसी के पास? अरे वाह, अभी भी बच्चे हैं ऐसे, चलो बढ़िया। बाकी किसी के पास नहीं है ना? ठीक है। ये पेंसिल किस लिए बनाई? शाबाश, लिखने के लिए बनाई। ठीक है भाई, होशियार हो गई भाई हमारी पूनम। ठीक है, इसमें क्या है? अच्छा, ये लिखने के लिए बनाई, लेकिन लोग और कहाँ काम में लेते बताओ? अरे यार कान में अटक ही नहीं रही। खाती, ठीक है, लकड़ी का काम करते ना, शाबाश। हाँ भाई, मैं ज्योति होशियार होगी भाई हमारे। देखो तो खाती काम में लेता है, लेकिन इसका पहला यूज तो किस लिए बनाया था इसको? तो उसको प्राथमिक कार्य कहा जाता है। जिसके लिए आविष्कार करते हो ना, वो प्राथमिक कार्य कहलाता है। लेकिन वो एक चीज बनने के बाद आपको पता है कि वो एक जगह ही नहीं, फिर वो और भी जगह क्या आती है? यहाँ आती है, तो वो क्या होगी? द्वितीय कार्य। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो वो दूसरे नहीं, तीसरी जगह, चौथी जगह, इतनी जगह काम में ले लेते हैं, सोच भी नहीं सकते अपन। जुगाड़ बोलते हैं जिसको आम भाषा में। अरे समझ में, बनाया किस लिए था और प्रयोग किस में आ रही है? अरे बात आ गई समझ में आपको? देखो अब यहां पर समझना आप सभी। तो प्राथमिक कार्य का मतलब होता है कि ये वो कार्य है, देखो प्राथमिक कार्य बैंक में भी आएंगे, देखना आगे। प्राथमिक कार्य जिसके लिए आविष्कार किया गया आपने उस चीज का। तो मुद्रा का आविष्कार इन दो चीजों के लिए किया गया था। एक तो विनिमय का माध्यम, बहुत आसान है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन मुद्रा के माध्यम से काफी आसान हो गया है। दूसरा क्या है? मतलब कि आप किसी भी वस्तु का मूल्य का पता लगा, मतलब उस किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन कर सकते हो, मतलब पता लगा सकते हो कि ये कितना महंगा है और कितना सस्ता है। आई बात समझ में? तो ये दो कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? अगला कार्य कौन सा है बताओ? द्वितीयक कार्य। इसको और भी नाम से जाना जाता है, बताओ? गौण कार्य, देख लिखा हुआ है। द्वितीयक और गौण और क्या है? सहायक। तो ये कितने प्रकार के कितने कार्य होते हैं? 3। पहला क्या नाम है? उधार नहीं, हाँ, स्थगित भुगतानों का आधार। मतलब स्थगित भुगतान का मतलब होता है बेटा उधार, तो पोस्टपोन वाली बात है यहाँ पर। मतलब पहले उधार लेके संभव नहीं थे, बट अब क्या है? उधार लेके संभव है। अरे कुछ समझ में आया क्या आपको? तो उधार लेके संभव है लेकिन पहले नहीं थे। तो आज बताओ, स्थगित भुगतान का मतलब होता है कि आप अपने पेमेंट को बाद में करना चाहोगे, पोस्टपोन कर दिया। स्थगित को इंग्लिश में पोस्टपोन कहते हैं, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। तो आप क्या करोगे? अपने स्थगित भुगतान को कहता है। तो आज के टाइम में उधार पॉसिबल है और आसानी से है। क्यों? तो मुद्रा है। क्या है? मुद्रा कभी मरती नहीं, सड़ती नहीं। ये बात समझ में? मुद्रा हमेशा जवान रहती है। अरे क्लियर क्या वजह? कभी भी बूढ़ी नहीं होती मुद्रा। नहीं तो बैंक हो गया ना, वो तो सेफ्टी से देखो, तो मुद्रा हमेशा जवान रहती है, ध्यान रखना। आगे मूल्य संचय का आधार। अब आप, मैंने वो सब्जी वाला एग्जांपल बताया ना कि अब आप अपनी किसी भी कीमती वस्तुओं को बेच के, और वस्तु तो आपके पास नहीं है लेकिन उसका मूल्य जरूर आपके पास हमेशा रह सकता है। और बात आ गई समझ में? अगला, आप अपने एक ऐसा एक घर है, अब घर को एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा नहीं सकते, नहीं ले जा सकते भाई, लेकिन वो बच्चों के घर की थोड़ी बात हो रही बेटा, तो वो ले जा नहीं सकते। लेकिन आज के टाइम में क्या कर सकते हैं? उनको बेच के उसका मूल्य अपने पास रख लो
और फिर क्या करेंगे, दूसरी जगह घर बना सकते हैं। अरे बात आ गई समझ में। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है, जापान चाइना में तो शायद ये कार्यक्रम चालू भी हो गया है, एक घर को उठा के आप दूसरी जगह क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। अभी तक ठेले पे क्या जाते थे सामान में, वो तो लग रहा है कि ठेला बड़ा हो जाएगा और क्या जाएगा, घर जाएगा पीछे। हाँ भाई साहब कर छोड़ना घर, वो तो घर ही पूछेगा, अरे घर तो तू खुद लेके घूम रहा है कि इसका घर कहाँ है। क्या फोन आ रहा है, किसका? मेरे को दिख ही नहीं रहा। किसका आ रहा है? ज्यादा मत बोलो। गजेंद्र। अरे गज्जू का आ रहा है, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या आपको ये? चलो आ गया नेक्स्ट। अब मैंने जानबूझ के खाली करा है, इसको मैं लिखाऊंगा अभी सामने, देखना है ना। तो मुद्रा की पूर्ति, पहले तो बताओ ये पूर्ति क्या होता है? पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई करना, बांटना। और मुद्रा की पूर्ति कौन करता है बताओ? आप आम जनता के पास मुद्रा कहाँ से पहुंचती है? बैंक से, आरबीआई से, पोस्ट ऑफिस से। अरे क्लियर है क्या आपको जी? तो मुद्रा की पूर्ति से मतलब होता है कि मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक है। क्या है? एक स्टॉक है। अरे बात आ गई समझ में? तो स्टॉक है, लेकिन उसके जो 4 माप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। M1, M2, M3, M4, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। अरे बात आ गई समझ में? बताओ, आपको M1 शॉर्ट में बता रखा है ना, C प्लस, इसकी बता देते हैं। C मतलब होता है करेंसी, जनता के पास करेंसी, प्लस मांग जमाएं और प्लस अवधि जमाएं। ठीक है, अवधि जमाएं लिखा रखा क्या मैंने? नहीं, अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और करेंसी। तो हिंदी में बोल देता हूँ, यहाँ पर जनता के पास करेंसी, ठीक है, और उनकी मांग जमाएं प्लस उनकी अन्य जमाएं। M2 क्या होगा? M1 ले लो, उसमें प्लस कर देना है। किसको प्लस कर देना है? डाकघरों की बचत जमा। डाकघर नहीं है क्या? अगला, डाकघरों की बचत राशि जोड़ दोगे M1 में तो M2 आ जाएगा। M3 बताओ। बैंकों की अवधि मतलब फिक्स डिपॉजिट। M3 और डाकघर की कुल जमाएं हो जाएगी। ठीक है भाई, तो M1, M2, M3 और M4। और क्लियर है क्या आपको चीज? और लास्ट में टॉपिक क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा, जिसको H के नाम से जाना जाता है, हाई पावर्ड मनी। ठीक है भाई, उच्च शक्ति मुद्रा का मतलब होता है कि मुद्रा को एक उच्च शक्ति माना गया है, हाई पावर्ड माना गया है, जो कि क्या होती है बेटा? नकद। इसका उदाहरण क्या है? नकद। नकद में बहुत तरल है। तरल का मतलब होता है आसानी से वो क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है। नकद क्या हो जाता है बेटा? आसानी से स्वीकार हो जाता है। तो उच्च शक्ति मुद्रा मतलब मुद्रा वह शक्ति है जिससे किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं। ठीक है, अब तो लोग तो इसमें इंसान भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है क्या आपको चीज? आ गया हो। चलो, अब तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है, इसको लिख लीजिएगा आप सभी। ऊपर नहीं जा सकता, एक चैप्टर और कर लीजिए। सर अब पढ़ा वो वीडियो वालों के लिए सर इसमें वो भी कार्य है इधर। 5 मिनट का ये और सर 25 मिनट ही है क्या हुआ है?